नमस्कार गौरी, वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वर्षों बाद। मरे हुए माँ बाप को देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिमा, ओ महिमा, कहाँ हो तुम? अरे, कहाँ चली गई? शेखर घर के अंदर आते ही उत्सुकता से अपनी पत्नी को पुकारने लगा तो अंदर से थोड़ी चिड़ी हुई, लेकिन प्यार भरी आवाज आई, अरे आती हूं जी, थोड़ी सांस तो ले लिया करो, आते ही चिल्लाने लगते हो। और यह क्या, आज इतनी जल्दी कैसे आ? धमके? फैक्ट्री से शेखर मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अरे, सांसें तो मेरी तुम्हें देखते ही थम जाती हैं। भाग्यवान महिमा ने आंखें घुमाते हुए तंज कसा। लो सुनो, अब फिर से वही घिसे पिटे डायलॉग, जिन्हें सुनते सुनते 15 साल हो चले हैं। पर मेरे पास अभी फालतू बातें करने का समय नहीं है। ढेर सारे काम बाकी है। कुछ जरूरी बात हो तो जल्दी बोलो। शेखर ने एक गहरी सांस ली और उत्साह के साथ बोला, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है महिमा। हमारी फैक्ट्री को एक मल्टीनेशनल कंपनी से जबरदस्त ऑर्डर मिला है। अगर हमने इसे सही समय पर पूरा कर दिया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। महिमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में शानदार खबर सुनाई। तुमने भगवान करे ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। तुम्हें अब इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो मैं पहले घर के मंदिर में ज्योत जगा देती हूँ। तो शेखर ने भौहें चढ़ाकर मजाक किया। अरे क्यों हमेशा भगवान को परेशान करती रहती हो? जरा आराम भी करने दिया करो। ज्योत जगाते हुए महिमा ने कुछ देर रुककर संध्या पूजन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लो सुनो, अब मैं क्या भगवान को परेशान करने में लगी रहती हूँ। अब भगवान को धन्यवाद भी ना करूं, हमारी मेहनत रंग लाई है तो उनके आशीर्वाद का ही फल है ना। शेखर ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, अरे भाग्यवान, मेरा जीवन तो उसी दिन संवर गया था जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। महिमा ने एक मुस्कान के साथ चुटकी ली। अरे वाह, कहते तो ऐसे हैं जैसे मैं ना मिलती तो जनाब कवारे बैठे रहते, मैं ना होती तो कोई और होती। शेखर ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो तुम जैसी थोड़ी होती। इतनी समझदार, इतनी प्यारी और इतनी भाग्यशाली पत्नी हर किसी को थोड़ी मिलती है। महिमा ने हंसते हुए सिर हिलाया और बोली, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन सुनो, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनती रहूं। अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे छत से कपड़े उतारने भी जाना है। फिर शेखर ने जवाब दिया, कपड़े उतारने जाना है तो चलो, तब तक मैं चाय बना देता हूं। बाद में मत कहना कि तुम्हारा पति तुम्हारी मदद नहीं करता। महिमा हंस पड़ी और सिर झटकते हुए छत की ओर बढ़ गई। शेखर ने मुस्कुराते हुए अपनी और अपनी पत्नी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। महिमा छत पर पहुंची तो ठंडी हवा के साथ हल्का अंधेरा गिरने लगा था। उसने जल्दी जल्दी रस्सी से कपड़े उतारने शुरू किए। तभी उसकी नजर छत के एक कोने में पड़ी। वहां 2-3 छोटे छोटे कागज के गोले पड़े थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उनमें से एक को उठाया और देखा कि वह किसी पत्थर में लिपटा हुआ था तो उसका माथा ठनक गया। यह क्या है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कागज खोला। कागज पर हड़बड़ी में लिखे शब्द देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मदद करो। महिमा की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर बाकी के कागज उठाए। दूसरे कागज पर लिखा था, बहुत भूख लगी है, और तीसरे पर, प्लीज हेल्प मी। महिमा ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। गली में इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। दूर किसी घर से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। यह क्या हो रहा है? महिमा के चेहरे पर हैरानी छा गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे इस इलाके में आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वह यहाँ
किसी को जानती भी नहीं थी। आस पड़ोस से सिर्फ औपचारिक दुआ सलाम ही हुई थी। फिर यह कागज कौन फेंक रहा था और क्यों? अब उससे रुका नहीं गया। उसने तुरंत छत के किनारे जाकर नीचे झांका और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी अनहोनी की आशंका से घिर गई। जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर वह नीचे उतरी और सीधे शेखर के पास पहुंची। शेखर वहीं सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, आ गई मैडम, लो तुम्हारी चाय भी तैयार है। बताओ, तुम्हारे पति की सर्विस से खुश हो या नहीं? लेकिन महिमा के चेहरे पर जो घबराहट थी उसने शेखर को चौंका दिया। अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? महिमा ने कांपते हाथों से कागज उसके सामने रख दिए। यह देखो, छत पर मिले हैं, किसी ने पत्थरों में लपेट कर फेंके हैं। शेखर ने भूहे चढ़ाते हुए कागज खोले और पढ़ने लगा। फिर हंसते हुए बोला, अरे हो सकता है हमारे शरारती बच्चे ने ही लिखा हो। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आजकल बच्चे यूट्यूब पर देखकर नए नए प्रैंक सीख रहे हैं। शायद हमारा बेटा भी वही प्रैंक हम पर आजमा रहा होगा। महिमा ने झट से सिर हिलाया। नहीं शेखर, यह मजाक नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे की हैंडराइटिंग पहचानती हूं। और फिर यह बात ही कितनी अजीब है। कोई क्यों इस तरह से पत्थरों में लपेटकर मदद की गुहार लगाएगा? शेखर ने कागजों को फिर से देखा और थोड़ा गंभीर हुआ। हम बात तो सही कह रही हो, लेकिन हो सकता है कि आस पड़ोस के बच्चे ने खेल खेल में यूं ही फेंक दिए हो। महिमा ने झुंझुलाते हुए कहा, तुम हमेशा चीजों को हल्के में क्यों लेते हो शेखर? अगर सच में कोई परेशानी में हुआ तो? अरे बाबा ठीक है, परेशान मत हो। कल दोबारा छत पर जाकर देखना। अगर फिर से ऐसा कुछ मिलता है तो देखेंगे कि यह कर कौन रहा है। महिमा को शेखर का जवाब संतोषजनक तो नहीं लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। सुबह होते ही शेखर फैक्ट्री चला गया, लेकिन महिमा का मन घर के कामों में नहीं लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर होते होते अनायास ही उसके कदम छत की ओर बढ़ गए। उसने सोचा था कि बस जरा सी देर बैठेगी, लेकिन उसकी नजर लगातार चारों ओर भटकती रही। तभी थक एक हल्की सी आवाज हुई और कुछ उसके पास आकर गिरा। महिमा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झट से नीचे देखा। फिर से वही एक और कागज पत्थर में लिपटा हुआ था। उसके हाथ कांपे। यह मजाक नहीं था, कोई सच में मदद की गुहार लगा रहा था। उसने फौरन कागज खोला। आंटी, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए। महिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराकर छत के किनारे जाकर नीचे झांका। इस बार उसने देख ही लिया। पीछे वाले घर के पिछवाड़े में दीवार के पास खड़ी एक दुबली पतली लड़की। उम्र यही कोई 10 साल, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर धूल की परत और आंखों में एक अजीब सा डर। महिमा ने कागज हाथ में पकड़कर नीचे झुकते हुए ऊंची आवाज में कहा, यह तुमने फेंका है। लड़की ने सिर हिलाया। आंटी, बहुत भूख लगी है। महिमा का दिल पसीज गया। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? उसने पूछा। तो लड़की बोली, नहीं, सब घूमने गए हैं। मैं घर पर अकेली हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। महिमा के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा, 2 दिन से इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। यह कैसी निर्दयता थी। रुको, मैं कुछ कुछ खाने को लेकर आती हूं, तुम्हारे घर। कहते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगी, तभी लड़की ने जोर से आवाज दी, नहीं आंटी, गेट को ताला लगा है। मैं तो पीछे के आंगन में हूं, गेट तक नहीं आ सकती। आप यहीं से फेंक दो। महिमा ने बिना देर किए सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी रसोई में गई, गरम गरम रोटियां और सब्जी निकाली और फौरन ऊपर पहुंची। छत से झुककर उसने लड़की की ओर देखा। रुको, मैं खाना भेज रही हूं। उसने एक कपड़े में रोटियां और सब्जी लपेटी और जल्दी से एक रस्सी में बांध दिया। फिर धीरे धीरे उसे नीचे लटकाया। लड़की ने जल्दी से खाना पकड़ा और झटपट खाने लगी, मानो महीनों की भूखी हो।
हर कोर के साथ उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। महिमा छत से उसे देख रही थी और ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, यह बच्ची किस हालत में जी रही है? महिमा छत पर खड़ी होकर उस लड़की को देखते हुए गहरे विचारों में डूब गई। लड़की जिस तरह भूख से रोटी के टुकड़ों को गटक रही थी, उसने महिमा का दिल झकझोर दिया था। कौन है यह बच्ची? अगर वह घर की सदस्य होती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता? और अगर नौकरानी थी तो इतनी छोटी उम्र में उसे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया गया? यह सवाल महिमा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। महिमा का मन बेचैन हो उठा। वो रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद कोसों दूर थी। हर बार आंखें मूंदती तो उसी मासूम बच्ची का चेहरा सामने आ जाता। सुबह हुई, लेकिन उसका मन घर के किसी भी काम में नहीं लगा। दोपहर होते ही वह फिर से रसोई में गई। गर्म फुलके सेके, सब्जी के साथ थोड़ी मिठाई भी रखी और तेजी से ऊपर छत पर चली गई। लेकिन नीचे झांकते ही उसका दिल धक से रह गया। वो बच्ची वहां नहीं थी। बेटा, सुनो, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर आंगन के कोने में पड़ी। टीन के छप्पर के नीचे शायद वह सो रही है। महिमा ने धीरे धीरे रस्सी नीचे लटकाई और खाना उसके पास पहुंचा दिया। फिर वहीं खड़ी होकर देखती रही, लेकिन बच्ची हिली तक नहीं। महिमा का मन अजीब सी घबराहट से भर उठा। इतनी गहरी नींद, वह ठीक तो है? शाम ढलने लगी तो उस घर की बत्तियां एक एक करके जल उठी। महिमा ने राहत की सांस ली। मतलब घर के लोग वापस आ गए थे। जैसे ही बच्ची ने अंदर से लोगों की आवाज सुनी, वह झट से उठी और दौड़कर घर के अंदर चली गई। चलो, कम से कम अब इसे भरपेट खाना तो मिलेगा, उसने खुद को तसल्ली दी और नीचे आ गई। रात को डिनर के समय महिमा ने जैसे ही खाने की थाली उठाई, शेखर ने चुटकी लेते हुए कहा, तो आखिर हमारी श्रीमती जी मुस्कुरा ही दी, वरना 2 दिन से उस बच्चे की चिंता में तो सूख कर आंधी हो गई थी। महिमा ने उसे घूर कर देखा। तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं वाकई परेशान थी। शेखर, जरा सोचो, अगर हमारी बेटी होती और उसे इस हाल में रहना पड़ता। तो शेखर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। ठीक कह रही हो, लेकिन अब तो उसके घर वाले आ गए हैं, है ना? कम से कम अब वो भूखी तो नहीं सोएगी। महिमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शेखर, मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बच्ची वहां खुश नहीं है। शेखर ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे, ज्यादा मत सोचो। हो सकता है कि वह किसी छोटे शहर या गांव से आई हो और शहर के नए माहौल में ढल नहीं पा रही हो। महिमा को शेखर की बात में तर्क तो दिखा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। अगले दिन फिर महिमा रोज की तरह छत पर आई, लेकिन आज उसका ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। वह जानना चाहती थी कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। नीचे का नजारा बदला हुआ था। आज वह बच्ची कल की तरह आंगन में बैठी नहीं थी। वह पूरे घर में इधर उधर जा रही थी। घर के छोटे मोटे काम निपटा रही थी। कभी कपड़े तय करती तो कभी किसी के बुलाने पर दौड़कर भीतर चली जाती। कुछ देर बाद थककर वो पीछे के आंगन में आकर बैठ गई। तभी घर के अंदर से एक छोटा सा लड़का बाहर आया। कोई 7-8 साल का होगा। उस बच्ची की अपेक्षा काफी अच्छे कपड़े पहने थे। उसने उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें आधी अधूरी रोटी और बिखरी हुई सब्जी पड़ी थी। महिमा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी आ गई। लड़का थाली में से एक निवाला उठाकर मुंह में डाल चुका था। फिर जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचा, उसने अपनी थाली जोर से उसके सामने पटक दी। उस बच्ची के चेहरे पर खुशी झलक उठी। जैसे ही उसने थाली उठाई और चारपाई की ओर जाने लगी, अचानक उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके साथ ही थाली भी सारा खाना मिट्टी में बिखर गया। बच्ची हैरान रह गई।
उसकी आंखों में डर भर गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और थाली से बचा खुचा खाना समेटने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अंदर से एक औरत तूफान की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर क्रूरता लिए एक जोरदार तमाचा उस बच्ची के गाल पर दे मारा। बेशर्म, मर क्यों नहीं जाती? कहीं जाकर ठीक से चल भी नहीं सकती। अब और कुछ नहीं मिलेगा, खाने को भूखी मरेगी, तभी अक्ल आएगी। जुबान के साथ साथ उस औरत के हाथ भी चल रहे थे। महिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल अंदर तक झकझोर उठा, बस उसका कलेजा फटने को उठा। उसने गुस्से में झटके से छत की रेलिंग पकड़ी और जोर से चिल्लाई, मार क्यों रही हो उसे? छोटी सी बच्ची है वो। नीचे सन्नाटा छा गया। औरत का हाथ हवा में ठहर गया। उस औरत ने सक पकाकर इधर उधर देखा और फिर पांव पटकते हुए कमरे में वापस चली गई। महिमा की चीख से गली में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी बच्ची के हलक से एक भी आवाज नहीं निकली। उसकी छोटी छोटी आंखों में दर्द और एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह इस तकलीफ की आदी हो चुकी हो। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे अपने मैले फटे हुए फ्रॉक से आंखें पोंछी और बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी हुई रोटी को उठाने लगी। रुक जाओ, महिमा ने कहा। बच्ची का हाथ थम गया। उसने डरी हुई आंखों से ऊपर देखा। वह मत खाना, मैं लाकर देती हूं। वो बच्ची एक पल को हिचकिचाई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। महिमा तेजी से नीचे भागी। उसकी चाल में उतावलापन था, दिल में गुस्सा और बेचैनी। वो सीधा रसोई में गई, एक लिफाफे में बिरयानी भरी और जल्दी से छत पर लौट आई। नीचे झांककर उसने धीरे से उस बच्चे की तरफ लिफाफा बढ़ाया। लो, खाओ। उस बच्ची ने संकोच से इधर उधर देखा, फिर जल्दी से दोनों हाथों से लिफाफे को पकड़ा और तेजी से खाने लगी, मानो यह मौका फिर न मिले। महिमा की आंखों में अजीब सी संतुष्टि तैर गई, परंतु मन में हलचल मची थी। अंततः ना जाने क्या सोचकर वह शाम के वक्त पीछे वाली गली की ओर निकल पड़ी, जहां उस बच्ची का घर था। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंची, अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, अरे महिमा, तुम यहां? महिमा ने घूमकर देखा। उसकी पुरानी सहेली सुधा खड़ी थी। सुधा, ओ कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। दोनों ने उत्साह से एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर सुधा बोली, आना, मेरा घर यहीं पास में ही है। नहीं सुधा, अभी जल्दी में हूं। कहते हुए महिमा ने उस बच्ची के बारे में जिक्र कर दिया। सुनते ही सुधा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, महिमा, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। महिमा हैरान रह गई। मतलब, तुम ये क्यों कह रही हो? आखिर वो बच्ची इतनी तकलीफ में है? क्या वो वहां काम करने आई है? सुधा थोड़ी झिझक के बाद बोली, उस बच्ची का नाम राधा है और वह कोई काम वाली नहीं है। यह लोग उसके चाचा हैं। महिमा का दिल जोर से धड़का। क्या चाचा? हाँ, कभी यह भी अपने माँ बाप के साए में नाजों से पल रही थी, लेकिन करीब 2 साल पहले उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस वक्त उसके चाचा चाची ने सबके सामने बड़ी शान से कहा था कि वे उसकी देखभाल करेंगे। रिश्तेदारों ने भी उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू हुआ। कैसा खेल? महिमा ने पूछा। उसके माँ बाप का एक छोटा सा घर था, लेकिन चाचा चाची की उस पर नजर थी। मकान सहित उस बच्ची के हिस्से की हर चीज हड़पने के लिए ही उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और अब जिसे बेटी की तरह पालना चाहिए था, उसे नौकरानी बना दिया। महिमा का खून खोल उठा। यह लोग इंसान है
या राक्षस? राक्षस ही समझो, सुधा ने कड़वाहट के साथ कहा। दिन भर उससे घर के सारे काम करवाते हैं और बदले में खाने को भी पूरा नहीं देते। रेशमा, उसकी चाची वह तो जैसे उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। उसका बेटा बंटी जो झूठा छोड़ देता है, वही उसकी थाली में रख दिया जाता है। अपने बेटे को तो अच्छे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि राधा को पास के सरकारी स्कूल भेजते हैं, वह भी केवल दिखावे के लिए। अमूमन तो उसे घर के कामों में इतना व्यस्त रखते हैं कि स्कूल जा ही नहीं पाती। और तो और, जब यह लोग घूमने जाते हैं तो अपने बेटे को तो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इसे 3-3 दिन तक भूखा प्यासा घर में बंद करके चले जाते हैं। महिमा का दिल बैठ गया। हमने कई बार मदद करनी चाहिए, सुधा ने आगे कहा, लेकिन रेशमा हर बार लड़ने पर उतर आती है। कहती है, यह हमारे घर का मामला है, अगर किसी ने दखल दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर लोग चुप ही रहते हैं। महिमा अब और नहीं सुन सकती थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं तो क्या, बस देखते रहे, यह अन्याय यूं ही चलता रहेगा। सुधा चुप रही, लेकिन महिमा के दिमाग में हलचल मच चुकी थी। अब वो वहां और नहीं रुकी, सीधा घर आकर शेखर से सारी बात बता दी। महिमा की बातें सुनकर शेखर भी गुस्से से भर उठा। यह तो हद ही हो गई। महिमा, इस मामले में पुलिस को शामिल करना होगा। महिमा के बेटे ने भी हामी भरी। हाँ पापा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। अगली सुबह शेखर ने फोन करके पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। जब पुलिस उस घर में पहुंची, रेशमा और उसके पति की हालत देखते ही बनती थी। वह पुलिस को देखकर सकपका गए। इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में पूछा, कहाँ है वह बच्ची रेशमा? हड़बड़ा गई। कौन बच्ची? वही बच्ची जिसे काम वाली बाई बनाकर रखा है आप लोगों ने। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत शिकायत कर दी है। हम तो इसे बेटी की तरह रखते हैं। महिमा से यह झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटी की तरह? कौन अपनी बेटी को भूखा रखता है? कौन अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर रखता है, इतनी बेरहमी से पीटता है? इस दौरान मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने भी सामने आकर बताया कि किस तरह से राधा को सताया जाता था। रेशमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो पहले पुलिस को बरगलाने लगी। अरे ये सब झूठ है, ये मोहल्ले वाले जलते हैं, हमसे हमारी ही बच्ची है, कैसे सताएंगे उसे? लेकिन पुलिस ने जब राधा को देखा, उसके शरीर पर चोट के निशान, दुबली पतली देह, डर से कांपती आंखें, तो सारा सच सामने आ गया। गली में खड़े लोग भी गुस्से में थे। कम से कम इस बच्ची के साथ इंसानों जैसा तो बर्ताव करो, एक पड़ोसी बोला। राधा की हालत देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। पुलिस को समझ में आ गया था कि मामला गंभीर है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, बच्ची को लेकर चलो, अब वो यहां नहीं रहेगी। रेशमा कांप गई। उसका पति भी पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। साहब, गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए। रेशमा भी रोने लगी। साहब, हमारी बदनामी हो जाएगी, जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। परंतु पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कार्रवाई तो की जाएगी। पुलिस ने राधा को अपनी सुरक्षा में ले लिया और साथ ही साथ उसके चाचा चाची को अपनी हिरासत में ले लिया। महिमा ने जब राधा को पुलिस जीप में बैठते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। पुलिस के जाने के बाद सब लोग अपने पने घरों को लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि पुलिस वालों ने उन्हें बच्ची सहित घर वापस भेज दिया है। इस पर महिमा और शेखर हैरान रह गए। दरअसल राधा के चाचा चाची ने पुलिस वालों को रिश्वत देकर मामले को वहीं निपटाने को कह दिया, जिस कारण पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। महिमा के मन में हलचल मच गई। महिमा सहित सभी पड़ोसी समझ चुके थे कि पुलिस वालों ने चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच दिया है। शेखर ने उसके चेहरे पर छाई चिंता को भांप लिया। अब चिंता मत करो महिमा,
इतना सब होने के बाद वे लोग राधा के साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मन बेचैन है। शेखर ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। बहुत हो गया, सोच विचार, अब थोड़ा आराम करो। महिमा ने हामी भरी और रसोई की ओर बढ़ी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। भाई का फोन था। हेलो भैया। फोन के दूसरी ओर से व्याकुल आवाज आई। महिमा, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए आ जाओ। महिमा का गला भर आया। ठीक है, मैं देखती हूँ, उसने कहा। फोन रखते ही उसने शेखर की ओर देखा और सारी बात बताई तो शेखर ने कहा, हाँ महिमा, तुम्हें जाना चाहिए। माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। परंतु महिमा थोड़ी असमंजस में थी। मैं समीर को साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ अकेले रहोगे? तुम्हारा खाना पीना कैसे होगा? शेखर मुस्कुराया। अरे भाग्यवान, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। वैसे भी कुछ दिन के लिए तुमसे फ्री होकर जीने का मौका मिलेगा। महिमा ने आंखें धरे। बहुत मजाक सूझ रहा है ना? लेकिन सच बताओ, ठीक से खाना बना लोगे? हाँ भाई, पराठे जल सकते हैं, चाय थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन भूखा नहीं मरूंगा, शेखर ने हंसते हुए कहा। उसकी बातों से महिमा के उदास चेहरे पर हंसी आ गई। अगली सुबह महिमा ने घर की सारी जरूरी चीजें ठीक से रख दी, कपड़े पैक किए और फिर शेखर को समझाने लगी। देखो, गैस ठीक से बंद करना, लापरवाही मत करना, और हाँ, अगर कुछ भी जरूरत हो तो कॉल करके पूछ लेना। शेखर मुस्कुराया। अरे बाबा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आराम से जाओ और माँ का ख्याल रखो। फिर महिमा बेटे के साथ निकल गई। शेखर दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। आज महिमा को मायके गए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन यह 15 दिन उसकी जिंदगी के सबसे भारी दिनों में से एक थे। माँ की हालत इतनी बिगड़ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बाद भी वह बच नहीं पाई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वह वापस लौटी तो मन भारी था। लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस एक और रखा तो अचानक एक और अजीब सी बेचैनी ने उसके दिल को घेर लिया। राधा कैसी होगी? पूरे 15 दिन हो गए थे वो उसे देख ही नहीं पाई थी। जाने अनजाने वह बच्ची उसके दिल के बेहद करीब आ चुकी थी। महिमा तुरंत छत की ओर भागी। छत पर पहुंचकर उसने पीछे वाले घर की ओर देखा, लेकिन जो दृश्य सामने था उसने उसकी धड़कन तेज कर दी। घर की बत्तियां बुझी हुई थीं, सन्नाटा पसरा था। यह क्या? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, ना राधा दिखी ना कोई हलचल। उसका मन घबरा गया। इतना अंधेरा क्यों है इस घर में? और राधा कहाँ गई? वह छत की रेलिंग के पास खड़ी होकर देर तक उस घर को ताकती रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। क्या वे लोग कहीं चले गए? पर अचानक बिना किसी को बताए एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं दिखी तो वह बेचैनी में नीचे आने लगी। तभी डोरबेल बजी। महिमा जल्दी से नीचे आई। तब तक शेखर दरवाजा खोल चुका था। महिमा ने आकर देखा कि उसकी सहेली सुधा और पड़ोस की कुछ अन्य महिलाएं खड़ी थीं, जो उसकी मां के निधन पर शोक प्रकट करने आई थीं। महिमा ने उन्हें नम्रता से अंदर बुलाया। सब बातचीत करने लगी और महिमा की मां की मृत्यु पर अफसोस जताने लगी, परंतु महिमा का मन अब राधा में उलझा था। बातों ही बातों में उसने पूछ ही लिया, वह पीछे वाले घर में कोई नजर नहीं आ रहा, क्या वे लोग कहीं बाहर गए हैं? इतना सुनते ही मिसेस वर्मा ने अचरज से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, वो लोग तो 4 दिन पहले ही यह घर छोड़कर चले गए। महिमा को जैसे ही करंट लगा। क्या चले गए? हाँ, लेकिन कहाँ गए यह किसी को नहीं पता। रातों रात पैकिंग की और निकल गए, किसी से कुछ कहा भी नहीं। महिमा का कलेजा धक से रह गया। बातचीत के बाद जब सब महिलाएं चली गईं, तो महिमा की बेचैनी और बढ़ गई। राधा चली गई। उसका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे फिर से छत की ओर दौड़ लगा दी।
छत पर पहुंचते ही उसकी आंखें बेचैनी सी छत का मुआयना करने लगी। क्या राधा ने कोई कागज छोड़ा होगा? क्या उसने फिर से मदद मांगी होगी? लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। महिमा का दिल बैठ गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर छत के कोने में गई। वहां ढेर सारे कागज के टुकड़े बिखरे हुए थे, जो शायद राधा ने छोटे छोटे पत्थरों में लपेटकर फेंके होंगे, और हवा के कारण कागज अलग होकर छत के कोने में एकत्रित हो गए। महिमा हड़बड़ी में कागजों की ओर बढ़ी। एक एक करके उसने उन कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। आंटी, आप कहाँ हो? आंटी, चाची ने मुझे आज बहुत मारा। आंटी, यह लोग मुझे मार डालेंगे। आंटी, हम लोग यहां से जा रहे हैं। आप कहाँ हो? महिमा के हाथ कांपने लगे। राधा उसे पुकार रही थी, उसे खोज रही थी, लेकिन वह नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल जैसे बैठता जा रहा था। कागजों को कसकर सीने से लगाकर वह वहीं छत के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके भीतर गुस्से की भी एक लहर उठी। अगर उस दिन पुलिस ने इंसाफ किया होता तो आज यह नौबत न आती। ये कैसी कानून व्यवस्था है? महिमा का गला घुटने लगा। राधा की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ उसके चाचा चाची ही नहीं, बल्कि बेईमान और भ्रष्ट व्यवस्था भी है। महिमा का दिल अब तक रो रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से नीचे उतरे, परंतु आज मन ही मन उसने एक प्रण लिया। मैं अपने बेटे को पुलिस में भेजूंगी, एक ईमानदार अफसर बनाऊंगी। समय अपनी रफ्तार से चलने लगा। 12 वर्ष बीत चुके थे। महिमा अब अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन बिता रही थी। राधा की मदद ना कर पाने का अपराध बोध अब भी उसके दिल में चुभता था, लेकिन उसने इस पीड़ा को अपने भीतर कैद करने की बजाय उसे एक नई दिशा दे दी। वह ऐसे बच्चों की मदद करती थी जिनका कोई नहीं था। उस दिन भी वह अनाथालय से थके हारी घर लौटी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक एक 212 साल की लड़की तेजी से आई और झटके से अंदर घुसकर सोफे के पीछे छिप गई। महिमा हक्की बक्की रह गई। अरे, तुम कौन हो? उसने चौंक कर पूछा। लड़की सांसें तेजी से भर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। महिमा ने ध्यान दिया। उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अरे, यह लड़की यहां कैसे? महिमा अभी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। महिमा का दिल जोर से धड़क उठा। कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर झांका। बाहर 2 अजनबी आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध और अधीरता थी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है? उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा। वो अपनी शादी से भागी है, दुल्हन के लिबास में थी। महिमा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने एक पल को सोचा, फिर निश्चयपूर्वक कहा, जी नहीं, यहां कोई नहीं आया। दोनों आदमियों ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन महिमा की दृढ़ता के आगे वे कुछ नहीं कह सके। वे वापस मुड़कर जाने लगे। महिमा ने 1 सेकंड भी गवाए बिना दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। उसने धीरे से लड़की को आवाज दी, बाहर आ जाओ, वह लोग चले गए हैं। लड़की धीरे धीरे कांपते हुए बाहर आई और फिर अचानक उसने महिमा को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। महिमा आश्चर्यचकित रह गई। लड़की की सिसकियां उसके कंधे को भिगोने लगी। महिमा ने होले से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से? लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा गौर से देखा, उसके होंठ कांपने लगे। शब्द हलक में ही अटक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राधा लड़की की आंखों से आंसू गिरते रहे। हाँ आंटी, मैं आपकी राधा। महिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें भर उठी। जिसे उसने 12 साल पहले खो दिया था, जो ना जाने किस नरक से गुजरी होगी।
वह आज अचानक उसकी जिंदगी में वापस लौट आई थी। राधा फिर से उसकी बाहों में सिसक उठी। महिमा ने उसके आंसू पोंछे और उसे पास बिठाया। बेटा, पानी पियो और बताओ, यह सब क्या है? तुम यहाँ कैसे? ये शादी का जोड़ा? और ये लोग कौन थे? महिमा ने उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखा, जो पिछले कितने सालों का दर्द समेटे हुए थी। राधा ने कांपते हुए गिलास थामा। वह अब भी हिचकियां ले रही थी। 1 मिनट बेटा, बिना कुछ और कहे वह फौरन रसोई की ओर बढ़ गई। राधा को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। ना जाने कब से भूखी होगी, ना जाने कितनी तकलीफें झेली होगी। जल्दी जल्दी उसने आटा गूंदा, सब्जी गर्म की और 2 नरम रोटियां सेकी। जब वह थाली लेकर लौटी तो राधा उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा एक अनकही तड़प थी, किसी अपने से मिलने की तड़प, किसी के स्नेह की प्यास। महिमा ने धीरे से कहा, आओ खाना खाओ। राधा हिचकिचाई, लेकिन महिमा ने उसे पास बिठाकर अपने हाथों से पहला निवाला उसके मुंह में रखा। जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसके हलक से नीचे उतरा, उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, एक वो समय था जब माँ अपने हाथों से मुझे बड़े लाड़ दुलार से खाना खिलाती थी, और एक यह पल है जब आप मुझे उतने ही स्नेह स्नेह के साथ खिला रहे हैं, वरना चाचा चाची के हाथों से तो बस मार ही मिली है। आंटी, सिर्फ मार महिमा का दिल भर आया। मैं अपनी इस जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूं कि कई बार जी में आया कि कहीं जाकर किसी नदी या नहर में बस महिमा ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। राधा के आंसू अब लगातार बहने लगे। महिमा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से सहलाने लगी। बेटा, तू नहीं जानती तू कितनी हिम्मत वाली है। राधा धीमे से बोली, आंटी, मैं बयां नहीं कर सकती कि चाची मुझे कितनी बुरी तरह मारती थी। फिर भी जब दिल नहीं भरता था तो चाचा को मेरी शिकायत लगा देती, और फिर चाचा, उसकी आवाज कांप गई, फिर चाचा मुझे और भी बेरहमी से पीटते। महिमा की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। बेटा, तूने विरोध क्यों नहीं किया? राधा दर्द से मुस्कुराई। कितनी बार सोचा कि घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाती थी कि जब अपने ही मुझे बोझ समझते आए हैं तो पराये तो मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। महिमा की आंखों में आंसू छलक पड़े। फिर राधा एक लंबी सांस लेते हुए बोली, लेकिन आज जब उन लोगों ने मुझे पैसों के लालच में एक 55 साल के आदमी के साथ ब्याने की ठानी, तो मैंने इस अन्याय को सहने से साफ इनकार कर दिया। महिमा सन रह गई। क्या? राधा की आंखों में अब तकलीफ से ज्यादा गुस्सा था। हाँ आंटी, मैंने उन्हें कहा कि मैं यह शादी नहीं करूंगी, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाने की सजा मुझे कुछ इस तरह मिली। यह कहते हुए उसने धीरे से अपना दुपट्टा हटा दिया। महिमा का कलेजा मुंह को आ गया। राधा की गर्दन और बाजुओं पर उसके चाचा चाची की क्रूरता के निशान थे। महिमा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली, फिर राधा के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया तुझे, अब और सहने की जरूरत नहीं है। तेरा हर दर्द, हर जख्म अब उनसे हिसाब मांगेगा। अब तू अकेली नहीं है। राधा। महिमा ने तुरंत फोन उठाया और एक नंबर डायल किया और कुछ बात करने लगी। राधा उसे अचरज से देख रही थी। महज 15 मिनट के बाद घर की डोर बेल बजी। महिमा ने दरवाजा खोला। सामने एक ऊंचा गठीला नौजवान खड़ा था। स्मार्ट पुलिस की वर्दी पहने चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में फौजत जैसी शक्ति। राधा का चेहरा पड़ गया। पुलिस। वो घबराकर पीछे हट गई। महिमा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बेटा, यह कोई और नहीं, मेरा बेटा समीर है। राधा अक रह गई। समीर आपका बेटा? महिमा ने समीर की तरफ देखा। बेटा, अब यह मामला मैं तुझे सौंपती हूं। तुम्हें राधा को इंसाफ दिलाना है।
आप निश्चिंत रहिए माँ, अब यह लोग बच नहीं सकते, समीर ने कहा। अगले ही दिन समीर ने राधा के चाचा चाची के सभी काले कारनामों की जांच शुरू करवा दी। राधा के शरीर पर पड़े जख्मों की मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई। उनके पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए। सबने गवाही दी कि वे राधा के साथ होते, अन्याय को अपनी आंखों से देख चुके थे। समीर ने अपनी टीम को भेजकर उनके पुराने बैंक ट्रांजैक्शन, संपत्ति के दस्तावेजों और लेन देन की जांच शुरू करवाई। कुछ ही घंटों में सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया। इतना सब कुछ सामने आने के बाद समीर ने गुस्से में दांत खींचते हुए कहा, यह लोग कानून को खेल समझते हैं, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। उसके बाद राधा के चाचा चाची को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पहले तो दोनों ने हर आरोप को झूठा बताया और कहा कि वे राधा का अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने रखे गए तो चाचा चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समीर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन समीर ने सख्ती से कहा, अब माफी नहीं, इंसाफ होगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राधा अब सुरक्षित थी। अब उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। राधा अब महिमा जी के साथ घर के सभी काम करवाती। आज तो उसने खाना भी बनाया, जिसे खाकर महिमा और शेखर के साथ साथ समीर भी उंगलियां चाटता रह गया। लेकिन एक बात जो महिमा और शेखर को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी, वो यह थी कि अब राधा का कोई घर नहीं रहा, तो वह कहाँ रहेगी? रात हो चुकी थी, लेकिन इधर महिमा बिना पलक झपकाए एकटक शून्य में निहार रही थी, तो उधर शेखर जी भी केवल करवटें बदलते जा रहे थे। अब वे राधा को कहीं जाने देना तो नहीं चाहते थे, परंतु मन ही मन यह डर भी था कि अगर किसी पढ़ाई लड़की को अपने घर में जगह देंगे तो समाज सवाल उठाते देर नहीं करेगा। यह सवाल दोनों के मन में गूंज रहा था, लेकिन कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक महिमा ने शेखर की ओर करवट बदली और धीमी आवाज में कहा, शेखर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। शेखर ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोला, अरे, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। राधा के बारे में? महिमा चौंकी। हाँ, मुझे भी, लेकिन पहले आप कहिए। शेखर ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं सोच रहा था, अगर राधा को इस घर की बहू बना ले तो कैसा रहेगा? महिमा आश्चर्य से उसे देखने लगी। शेखर ने झेपते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? महिमा की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद तुमसे यही बात करने वाली थी। शेखर चौंका। सच? महिमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुमने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? अरे भाई, इतने सालों से साथ रहते इतना तो सीख ही लिया है कि तुम्हारे दिल की बात बिना सुने भी समझ सकता हूं। महिमा हंस पड़ी। अच्छा तो बताओ, अभी मेरे दिल में क्या चल रहा है? शेखर ने हल्का सा सिर खुजलाया और शरारती अंदाज में बोला, अभी तुम्हारे दिल में यह चल रहा है कि मेरा पति कितना समझदार है। महिमा ने अपनी हंसी दबाते हुए उसे गुस्से से घूरा। हद है, आपसे किसी गंभीर विषय पर भी बात करो तो भी आपको मजाक सूझने लगता है। महिमा और शेखर सुबह सुबह समीर के कमरे में गए। वे समीर से राधा के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां समीर नहीं था। शेखर ने अंदाजा लगाया, शायद वॉशरूम गया होगा। महिमा ने कमरे में नजर दौड़ाई। हर चीज अपनी जगह पर थी, बस एक चीज अलग थी। समीर का मोबाइल, जो हमेशा लॉक रहता था, आज अनलॉक था। महिमा ने यूं ही मोबाइल उठाया
लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, वो एक पल के लिए ठहर गई। मोबाइल की स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, और वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि राधा की थी। महिमा ने हैरान होकर तुरंत शेखर को इशारा किया। शेखर पास आया, और जैसे ही उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी, वह होले से मुस्कुरा दिया। ओ, तो यह बात है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और समीर तौलिए से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसने अपने माता पिता को अपने फोन के साथ खड़ा देखा, वो हक्का बक्का रह गया। माँ पापा, आप लोग मेरे फोन में क्या देख रहे हो? तो शेखर ने शरारती अंदाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बहू कैसी दिखती है। समीर का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वाह बेटा, तुमने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया, महिमा ने एक हंसी के साथ उसे मोबाइल दिखाते हुए कहा। बेटा, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला, समीर ने झेपते हुए कहा। कुछ नहीं, वह तो बस ऐसे ही, शेखर ने हंसते हुए कहा। देखो, इतने सालों से हमने पाला पोसा है इस लड़के को, और आज ये हमें ही बहला रहा है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, माँ, पापा, सच कहूं तो राधा की सादगी, उसकी सरलता, उसकी विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लड़की लाखों में एक है। महिमा और शेखर की आंखों में एक अनगाह सुकून उतर आया। लेकिन हमें पहले उसकी मर्जी जाननी चाहिए, और यह बात उससे मैं पूछना चाहता हूं। कहते हुए समीर बाहर आया। तब तक राधा भी नहा धोकर भगवान का पूजन कर चुकी थी। वह रसोई घर में जा ही रही थी कि तभी समीर ने धीमे स्वर में उसे पुकारा। राधा। राधा ने मुड़कर देखा। जी। समीर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? राधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। होंठ कांपने लगे। महिमा और शेखर ने सांसें थाम ली। राधा ने हैरानी से कहा, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? समीर की आंखों में गंभीरता थी। राधा, मैं तुमसे इस तरह का मजाक कभी नहीं कर सकता। यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये माँ पापा की भी इच्छा है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम क्या चाहती हो। राधा सन खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। महिमा आगे बढ़ी और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, यह तेरी जिंदगी है, हम तुझ पर कुछ नहीं थोपेंगे। बस हमें सच बता दे, क्या तू इस रिश्ते से खुश है? राधा हैरान रह गई। जिस प्यार को तरसते हुए बरसों बीत गए थे, आज वह बेझिझक बाहें फैलाकर उसके सामने खड़ा था। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर आप सबको लगे कि मैं इस घर के लायक हूं, तो यह मेरी खुशनसीबी होगी। यह सुनकर महिमा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। राधा ने भीगी आंखों से महिमा की ओर देखा, फिर समीर और शेखर की तरफ। जानते हैं, जब मैंने अपने माता पिता को खोया था, तो लगा था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। पर यहां इस घर में आकर महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे मेरे माँ बाप फिर से लौटा दिए। बस उनका रूप बदल दिया। इतना ही तो प्यार करते थे, वह भी मुझसे मेरे माँ बाप की तरह ही। मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते। आप लोग इससे अच्छा परिवार मुझे और कहाँ मिलेगा? महिमा और शेखर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे को गले से लगा लिया। समीर और राधा की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। यह राधा के लिए एक नया जन्म था, जहां दुख और तकलीफ आसपास भी नहीं फटकते थे। महिमा उसे हर दिन बेटी की तरह दुलारती। शेखर हमेशा उसकी हंसी देखकर तसल्ली पाते, और समीर वह तो उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। वो अक्सर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती और मन ही मन कहती, माँ बाबा, देख रहे हो ना, मैं अब अकेली नहीं हूं। मुझे मेरा परिवार मिल गया है। आपकी राधा अब बहुत खुश है
और जैसे ही वह यह कहती, आसमान में एक तारा टिमटिमा उठता, जैसे उसकी बात का जवाब दे रहा हो। यही थी उस टूटी हुई राधा की कहानी, जो एक फरिश्ते के आने से फिर से जी उठी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।